शेखावत मोता महाविद्यालय सादुलपुर से आपका स्वागत करता हूं। अपन कृषि के प्रकार पढ़ रहे थे और कृषि के प्रकार भी आज नया आपका टॉपिक है उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि, ट्रॉपिकल प्लांटेशन। उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका कृषि के प्रकार में। उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि या ट्रॉपिकल प्लांटेशन एग्रीकल्चर। उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि इस प्रकार की कृषि पद्धति का विकास उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से उपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा अपने खुद के लिए मुख्य रूप से क्या है कि काम लेने के लिए इस प्रकार की कृषि है ये की गई। इस प्रकार की कृषि पद्धति का विकास है वो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य था उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादित करना। उद्योगों के लिए है वो कच्चा माल है उत्पादित करना है। इस प्रकार की कृषि तुलनात्मक रूप से छोटे प्रदेशों में की जाती है, परंतु इसके अंतर्गत कम क्षेत्र के बावजूद भी कृषि व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्तमान समय में जो जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि क्षेत्र है उसका विस्तार है, उनका स्थान जो है ये बागाती कृषि ले रही है। उन क्षेत्रों में जीवन निर्वाह प्रकार के जो कृषि क्षेत्र है उनमें इस प्रकार की कृषि का है निरंतर विस्तार हो रहा है। तो मुख्य रूप से इस प्रकार की जो कृषि है ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किया गया। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इस प्रकार की जो कृषि है पद्धति का विकास है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उपनिवेशिक शक्तियों द्वारा किया गया, जिनका उद्देश्य था उद्योगों के लिए कच्चा माल। उद्देश्य क्या है इसका? उद्योगों के लिए कच्चा माल उत्पादन करना। उद्योगों के लिए कच्चा माल है उसका उत्पादन करना। तुलनात्मक दृष्टि से इस प्रकार की कृषि है उसके क्षेत्र छोटे होते हैं, परंतु व्यापारिक दृष्टिकोण से ये अपना अलग ही महत्व रखती है। वर्तमान समय में जो जीवन निर्वाह प्रकार की कृषि इससे पहले आपको पढ़ा दिया है उस क्षेत्रों में इसका विस्तार किया जा रहा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है जो कृषि है, जो उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि है, ये इसके मुख्य रूप से 3 क्षेत्र है वो महत्वपूर्ण है। उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि के 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इस प्रकार की कृषि के 3 क्षेत्र महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार के क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उसमें पहला आपका है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका, दूसरा इसमें है अफ्रीका और उस अफ्रीका में भी पूर्वी अफ्रीका, और तीसरा क्षेत्र इसमें है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसके 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं उसमें देखो। पहला लैटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है जिसमें मुख्य रूप से ब्राजील वाला क्षेत्र आएगा, आपका अर्जेंटीना वाला क्षेत्र आएगा, चिली वाला क्षेत्र आएगा, अफ्रीका का पूर्वी भाग और दक्षिण पूर्वी एशिया जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया ये क्षेत्र हैं। ये मुख्य रूप से इसके लिए इस क्षेत्रों में मुख्य रूप से जो उपनिवेश देश थे जहां अंग्रेज लोगों ने जो उपनिवेश बनाए, उपनिवेश निर्माण के बाद में उनका मुख्य उद्देश्य था कच्चे माल को अपने देश ले जाना। लेकिन बाद में क्या धीरे धीरे इस कृषि का विस्तार होते गए और ये उपनिवेश
वैदेशिक शक्तियां बाद में कच्चा माल है उसको अपने देश भेजते गए तैयार माल करके। तो मुख्य रूप से क्या है, इस प्रकार की कृषि है। इसके 3 क्षेत्र हैं, लैटिन अमेरिका, दूसरा आपका क्षेत्र है वो अफ्रीका, और अफ्रीका में भी पूर्वी अफ्रीका, और तीसरा है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी एशिया। इस प्रकार की कृषि में मुख्य फसलें हैं वो मुख्य रूप से रबड़ है, चाय, कहवा, कॉफी, कपास, केला तथा नारियल है। इस प्रकार की कृषि में जो फसलें हैं, मुख्य फसलें, उसमें मुख्य रूप से जो फसलें हैं उसमें चाय, कहवा, कोको, रबड़, नारियल, कपास, केला, ये मुख्य फसलें हैं। इस प्रकार की कृषि में मुख्य फसलें आपकी है वो चाय, कहवा, कोको, रबड़, नारियल, कपास और केला प्रमुख फसलें हैं। बागायती कृषि की मुख्य विशेषताएं, इस प्रकार की कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार से हैं, जिसमें पहली इसकी विशेषता है, इस प्रकार की कृषि में किसी क्षेत्र विशेष जो होता है में छोटे भाग पर की जाती है। इस प्रकार की जो कृषि है वो किसी भी क्षेत्र के छोटे भाग पर की जाती है। फलतः इस प्रकार की कृषि विस्तृत क्षेत्र पर नहीं बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलती है। इस प्रकार की कृषि है ये छोटे भागों में की जाती है। छोटे छोटे टुकड़ों में की जाती है। की जाती है। पहले इसकी विशेषता है विस्तृत क्षेत्र में नहीं की जाती है। इस प्रकार की कृषि है किसी क्षेत्र के एक छोटे से भाग पर ही की जाती है। फलतः इस प्रकार की कृषि में किसी विस्तृत क्षेत्र पर नहीं होती है बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में मिलती है। दूसरी विशेषता इसकी है फसलों में विशिष्टीकरण मिलता है। फसलों में विशिष्टीकरण मिलता है। विशिष्टीकरण का मतलब है कि एक जगह पर एक जैसी एक या दो ही फसलें मिलेंगी। फसलों में विशिष्टीकरण मिलता है, एक क्षेत्र में एक या दो ही फसलें उगाई जाती हैं। फसलों में जो बागायती कृषि है, उष्णकटिबंधीय बागायती कृषि है, इसकी विशेषता में दूसरी विशेषता है कि इस प्रकार की जो कृषि है उसमें फसलों में विशिष्टीकरण मिलता है। फसलों में विशिष्टीकरण का मतलब है एक क्षेत्र में एक या दो ही फसलें उगाई जाती है। जैसे पश्चिमी द्वीप समूह, जो ये पश्चिमी द्वीप समूह आपकी हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में मुख्य रूप से पश्चिमी द्वीप समूह फिलीपींस है, ये पश्चिमी द्वीप समूह है। इस पश्चिमी द्वीप समूह में मुख्य रूप से यहाँ पर और मध्य अमेरिका, ये मध्य अमेरिका वाला भाग है, और पश्चिमी द्वीप समूह ये आपका क्षेत्र है, मध्य अमेरिका वाला क्षेत्र है, और पश्चिमी द्वीप समूह है, ये पश्चिमी द्वीप समूह और ये मध्य अमेरिका और ये पश्चिमी द्वीप समूह। इनमें मुख्य रूप से जो फसल पैदा की जाती है वो फसल में है केला। पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह एवं मध्य अमेरिका, यहां पर केला। मुख्य रूप से जो मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह है, इस पश्चिमी द्वीप समूह में मुख्य रूप से केले का उत्पादन किया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में कोको, ये पूर्वी अफ्रीका है, और पूर्वी अफ्रीका में मुख्य रूप से जो इथियोपिया है, आपका सोमालिया वाला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पूर्वी अफ्रीका है, इसमें कोको। पूर्वी
अफ्रीका में कोको, कोको का उत्पादन एक फसल विशेष का उत्पादन है वो क्षेत्र में किया जाता है, इसलिए एक या दो फसल का ही विशिष्टीकरण देखने को मिलता है। पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका है वहां केला, क्यूबा, क्यूबा में गन्ना, क्यूबा में गन्ना, ये यहाँ क्यूबा है, क्यूबा में मुख्य रूप से गन्ना, क्यूबा में गन्ना का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। पेरू तट पर, पेरू तट है, इस पेरू तट पर, ये पेरू देश है, इस पेरू देश में पेरू तट पर कपास एवं गन्ना, पेरू, पेरू तट पर कपास तथा गन्ना, पेरू तट पर कपास तथा गन्ना मुख्य रूप से किया जाता है। और क्यूबा में गन्ना है। ब्राजील तट पर कौवा, ये ब्राजील तट है और ब्राजील का जो तट है इस पर मुख्य रूप से ब्राजील का जो पठारी भाग है, ब्राजील का पठारी भाग है, इसमें कौवा, ब्राजील का पठारी भाग है, ब्राजील का पठारी भाग में कहवा मुख्य उत्पादन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा जो समुद्र तट है ब्राजील का वहां गन्ना, समुद्र तट पर, समुद्री तट पर गन्ना, समुद्री तट है ब्राजील का वहां गन्ना का उत्पादन किया जाता है। और कोको का उत्पादन किया जाता है, वह कोको, कोको का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में कोको है। भारत के दक्षिणी भाग में नारियल और कहवा, भारत का दक्षिणी भाग में, भारत के दक्षिणी भाग में मुख्य रूप से नारियल और रबर, रबर का उत्पादन किया जाता है। असम, दार्जिलिंग में, आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, उसमें मुख्य रूप से चाय का उत्पादन किया जाता है, नीलगिरी की पहाड़ियां, यहाँ चाय का उत्पादन किया जाता है, चाय की मुख्य फसल है। इस प्रकार से श्रीलंका के पठारी भाग में चाय है, इंडोनेशिया और मलेशिया में रबर, श्रीलंका के पठारी और पहाड़ी भाग में चाय, इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया तथा मलेशिया में रबर बागायती फसल है, विशिष्टीकरण पाया जाता है। इस प्रकार से जो दूसरी विशेषता इसकी है कि फसलों में विशिष्टीकरण मिलता है, एक क्षेत्र में एक या दो ही फसलें उगाई जाती है। पश्चिमी द्वीप समूह, पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका, पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका में मुख्य रूप से कोको का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका में केला मुख्य फसल है। इसके अलावा जो क्यूबा है, क्यूबा में गन्ना, क्यूबा में गन्ने का उत्पादन किया जाता है। पेरू तट के आसपास के क्षेत्र में कपास एवं गन्ना, पेरू तट है, पेरू तट के आसपास में यहाँ मुख्य रूप से कपास है और गन्ने का उत्पादन किया जाता है। ब्राजील का पठार, ब्राजील के पठार में कवा का उत्पादन किया जाता है, जबकि समुद्र तट है यहाँ गन्ने का उत्पादन किया जाता है, गन्ना और कोको का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। इसी प्रकार से पूर्वी अफ्रीका है, पूर्वी अफ्रीका में कोको का उत्पादन है, ये मुख्य रूप से किया जाता है पूर्वी अफ्रीका में। भारत के दक्षिणी भाग में नारियल, रबड़ है, कवा का उत्पादन है, ये मुख्य रूप से किया जाता है। भारत के दक्षिणी भाग में कवा, कवा मुख्य रूप से
कर्नाटक वाला क्षेत्र है उसमें। तो भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी भारत में जो बागायती कृषि की जाती है उसमें रबड़ है, नारियल का है, केरल है जैसे केरल में नारियल है, रबड़ है, और इसी प्रकार से कहवा है। तो कहवा दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कर्नाटक क्षेत्र में कहवा की खेती की जाती है। इसी प्रकार से आसाम है, दार्जिलिंग है, नैनीताल है, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, यहाँ पर चाय की। श्रीलंका का पठारी भाग है उसमें चाय का, और इंडोनेशिया और मलेशिया में रबड़ का उत्पादन है, ये मुख्य रूप से किया जाता है। तो फसलों का विशिष्टीकरण पाया जाता है और मुख्य मुख्य इन क्षेत्रों में ये फसलें उत्पन्न की जाती है। तीसरी विशेषता है यह कृषि बड़े बड़े फार्मों पर होती है। फार्मों पर ही बागान, कार्यालय, माल तैयार करना के कारखाने, श्रमिकों के लिए आवास आदि सभी की व्यवस्था होती है। कृषि फार्म, तीसरी विशेषता इसकी है कृषि फार्म बड़े बड़े होते हैं। फार्म के अंदर ही कारखाने होते हैं, श्रमिकों के आवास होते हैं। फार्म होते हैं, फार्म हाउस में ही विभिन्न प्रकार की मशीनें लगी होती है कच्चे माल को तैयार करने के लिए। बागान होता है, बागान में कार्यालय होते हैं, माल तैयार करने के कारखाने होते हैं, श्रमिकों के आवास भी होते हैं, आदि सबकी व्यवस्था होती है। तो इस प्रकार के जो कृषि फार्म होते हैं, इस कृषि फार्म बड़े बड़े आकार के होते हैं और उसमें ही बागान, कार्यालय, कारखाने, माल तैयार करने के जो कारखाने हैं, और श्रमिकों के लिए क्या है आवास की व्यवस्था भी इसी प्रकार के फार्मों में होती है। तो सभी फार्मों में आकार बड़ा होता है और फार्मों में ही बागान, कारखाने और विभिन्न प्रकार माल तैयार करने के कारखाने होते हैं, कार्यालय होते हैं, और श्रमिकों के आवासों की व्यवस्था भी होती है। चौथी विशेषता इसकी है इस प्रकार के प्रदेशों में उत्पादित की जाने वाली फसलों में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। चौथी विशेषता है अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में उत्पादित की जाने वाली फसलों के लिए अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। जैसे चाय है तो उसमें महिलाओं की संख्या है तैयार हो जाने के बाद में अधिक आवश्यकता पड़ती है तोड़ने के लिए, पत्ती को तोड़ने के लिए। तो इस प्रकार के जो जैसे रबड़ है तो रबड़ का दूध सूख जाता है तो उसको निकालने के लिए श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार के जो कृषि है उसमें श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो समय विशेष के लिए श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार की कृषि है उसमें उत्पादित की जाने वाली फसल के लिए क्या है कि अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगली विशेषता, पांचवी विशेषता है इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में अधिक पूंजी लगती है क्योंकि जितने भी कार्य करना होता है पूरी चीजें उसी में होती है। अच्छे बीज की आवश्यकता होती है, मशीनें लगी होती है, सड़क परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की आवश्यकता के लिए क्या है पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। 6 पॉइंट है, चौथा नंबर है उत्पादित फसलों की खपत है। उत्पादित फसलों की जो खपत है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में होती है। उत्पन्न होती है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, लेकिन जो उत्पादित वस्तु है उसकी मांग है, उसकी जो खपत है वो शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में अधिक होती है। शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में अधिक होती है। जिसकी खपत है, मांग है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक होती है। अतः इस प्रकार की कृषि में फसल उत्पादों का निर्यात किया जाता है और इससे ये जो कृषि है ये व्यापारिक रूप ले लेती है।
अधिकांश भाग का क्या है, फसल का क्या क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। तो ये कृषि किस प्रकार की होगी, व्यापारिक कृषि। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है कि उत्पादित वस्तु की खपत है, ये मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में होती है। जो भी उत्पादन होता है ये तो होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, और उसकी खपत है, मांग है, वो शीतोष्ण कटिबंधीय देशों में। क्योंकि ये फसलें जितनी भी है आपकी है, चाय है, कोको है, कपास है, केला है, नारियल है, रबड़ है, इन सब का उत्पादन है ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में नहीं हो सकता, लेकिन इस क्षेत्रों में इनकी मांग है। अतः उत्पादित वस्तु की खपत शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है। अतः इन वस्तुओं क्या है, इन क्षेत्रों में उत्पादित वस्तु है, इसका निर्यात कर दिया जाता है। अतः यह कृषि एक व्यापारिक रूप ले लेती है। सातवां पॉइंट इसमें है, इस प्रकार की जो कृषि है उसमें प्राय जो अच्छे परिवहन की आवश्यकता होती है, इस प्रकार की कृषि प्रदेशों में फसलें प्राय उन्हीं क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध हो, जिससे क्या है, परिवहन का निर्यात करने में, परिवहन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं। तो इस प्रकार की कृषि प्रदेशों में फसलों को प्राय उन्हीं क्षेत्रों में उगाया जाता है जहां परिवहन साधन का विकास, अच्छी तरह से वो परिवहन साधन उपलब्ध हो। तो इस प्रकार के जो कृषि प्रदेश हैं वहां अच्छे परिवहन साधनों होने उपलब्ध। इस प्रकार के कृषि प्रदेशों में फसलें प्राय उन्हीं क्षेत्रों में उगाई जाती है जहां परिवहन के अच्छे साधन उपलब्ध हों, जिससे उत्पादों को परिवहन करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। अगला पॉइंट इसमें है, बागाती कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें एक ही फसल को विस्तृत क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति से बोया जाता है और काटा जाता है। अगली विशेषता इसके 8 नंबर है, इस प्रकार की कृषि में एक ही फसल को वैज्ञानिक तरीके से बोया और काटा जाता है। एक या दो फसल का ही उत्पादन किया जाता है क्षेत्र में, उसको वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक पद्धति से विस्तृत क्षेत्र में बोया जाता है और काटा जाता है। इसमें मशीन है, उर्वरकों, उत्तम बीज, पेड़ों का प्रबंधन किया जाता है। अधिकांश जो इस प्रकार की जो खेती है उसमें पेड़ों से ली जाती है। वर्ष में 2-3 एक बार पौधा लगा देते हैं, तो उसके बाद में 3-4-5 साल तक उससे उत्पादन लिया जाता है। तो इस प्रकार की कृषि में क्या है, इस प्रकार की कृषि है, पद्धति है, उसमें एक फसल को एक विस्तृत क्षेत्र में वैज्ञानिक तरीके से, पद्धति से बोया जाता है और उसका काटा जाता है। इसमें मशीनों का, उर्वरकों का, मशीन, उर्वरक, मुख्य रूप से उर्वरक, बीज, पौधा आदि की आवश्यकता होती है। इनका अच्छा प्रबंधन होना चाहिए। मशीनों का, उर्वरकों का, उत्तम बीज और पेड़ों का प्रबंधन होना चाहिए। बागानों में ही श्रमिकों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जाती है। बहुधा वही वस्तुओं का उत्पादन कर दिया जाता है, उसका रूपांतरण कर दिया जाता है, रूपांतरण प्रोसेस कर दी जाती है, उसकी प्रोसेसिंग पूरी कर दी जाती है और उसके बाद में उसको तैयार माल करके निर्यात कर दिया जाता है, वस्तु को बेच दिया जाता है। अतः उत्पादित वस्तु है उसको तैयार करके बाजार तक भेजा जाता है, दूसरे देशों तक भेजा जाता है, बाहर भेजा जाता है। बागानों में ही वस्तु का रूपांतरण करते हैं, वस्तु का रूपांतरण, वस्तु का रूपांतरण, प्रोसेसिंग कर दी जाती है, रूपांतरण कर दिया जाता है। वस्तु का प्रोसेसिंग करके, रूपांतरण करके इसको मार्केट में भेजा जाता है। उत्पादित वस्तु है
उसको पूर्ण रूप से तैयार करके, प्रोसेसिंग करके, पूरा तैयार करके ही मार्केट में दूसरे देशों को भेजा जाता है। ऐसी जो भी कृषि है उसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पूरा आपको बताया था कि पूंजी की आवश्यकता है, तो पूरा माल है उसमें मशीनों को लाने ले जाने में मशीनों का खर्च, उर्वरकों का खर्च, उत्तम बीज है, पेड़ों का प्रबंधन करना पड़ता है, श्रमिकों के आवास है, कारखाने वहीं लगाने पड़ते हैं, तैयार माल के कारखाने हैं, बागान है, कार्यालय है, तैयार माल के कारखाने भी वहीं स्थापित करते हैं, श्रमिकों के आवास आदि की व्यवस्था उसी बागान में की जाती है। अतः इस प्रकार की कृषि है उसमें क्या है, अधिक पूंजी लागत आती है इस प्रकार की कृषि में। तो मुख्य रूप से इसकी विशेषता है कि इस प्रकार की बागायती कृषि है उसमें एक ही फसल पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाता है, फसलों का वैज्ञानिक तरीके से बोया जाता है और काटा जाता है। इसमें मशीन है, उर्वरक है, उत्तम बीज है, पेड़ पौधे हैं आदि का प्रबंधन करना पड़ता है। बागानों जो क्षेत्र है उसमें श्रमिकों के मकान वहीं होते हैं, घर वहीं होते हैं, बहुधा वहीं उत्पादित वस्तु का रूपांतरण कर लिया जाता है, प्रोसेसिंग कर लिया जाता है, उसके बाद में वस्तु का अन्य देशों में निर्यात कर दिया जाता है। तैयार माल का वहीं फार्म हाउस में ही वस्तु को तैयार कर लिया जाता है और उसके बाद में ही बाहर भेजा जाता है। अतः इस प्रकार की कृषि है उसमें लागत अधिक आती है, पूंजी अधिक लगानी पड़ती है। एक बार मैं दूसरा पॉइंट दोबारा से क्लियर कर देता हूँ आपको कि इस प्रकार की जो कृषि है उसमें मुख्य रूप से जो फसलों का विशिष्टीकरण पाया जाता है, एक क्षेत्र में एक ही या दो ही फसलें उत्पादित की जाती है और मुख्य रूप से जो पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका है वहां के लिए, पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका है वहां के लिए, मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह इसमें मुख्य रूप से यहाँ पर तो केला, पश्चिमी द्वीप समूह और मध्य अमेरिका है वहां मुख्य रूप से केले का उत्पादन किया जाता है। जो क्यूबा है, यहाँ क्यूबा है, इस क्यूबा में ये क्यूबा है, क्यूबा में चीनी, गन्ना अधिक होता है तो गन्ने का उत्पादन है वो अधिक किया जाता है क्यूबा में गन्ना। पेरू में मुख्य रूप से क्या है कि कपास का उत्पादन किया जाता है। पेरू तट है और पेरू तट के आसपास का क्षेत्र है, यहाँ कपास और गन्ना, पेरू में कपास और गन्ना, पेरू में कपास और गन्ना, क्यूबा में गन्ना। ब्राजील तट के पास में ब्राजील का जो पठार है यहाँ कवा का उत्पादन और तटवर्ती क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से कपास है और कोको का उत्पादन है, ये मुख्य रूप से किया जाता है। ब्राजील का पठारी भाग है वहाँ गन्ना और समुद्र तटीय भाग है वहाँ गन्ना और कोको। पठारी भाग है वहाँ कवा का उत्पादन होता है, ब्राजील में पठारी भाग है यहाँ पर कवा का उत्पादन, और जो तटवर्ती क्षेत्र है इस तटवर्ती क्षेत्र में गन्ना और कोको का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में, ये पूर्वी अफ्रीका है और पूर्वी अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है वहां पर कोको का उत्पादन है, ये मुख्य रूप से किया जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है इसलिए पूर्वी अफ्रीका का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहां पर कोको का उत्पादन किया जाता है। भारत का जो दक्षिणी भाग है वहां रबड़, नारियल और कहवा का उत्पादन किया जाता है। जैसे केरल तट है तो नारियल रबड़ का उत्पादन है, और दक्षिणी भारत में कर्नाटक वाला क्षेत्र है वहां मुख्य रूप से कहवा का उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से भारत में ही आसाम, दार्जिलिंग, नीलगिरी, भारत में जो मुख्य रूप से आसाम वाला क्षेत्र है, इस आसाम वाले क्षेत्र में नीलगिरी की पहाड़ियों में, दार्जिलिंग और नीलगिरी की पहाड़ियों में मुख्य रूप से चाय का उत्पादन किया जाता है। श्रीलंका में चाय का उत्पादन किया जाता है, जबकि इंडोनेशिया और मलेशिया में मुख्य रूप से, इंडोनेशिया मलेशिया है इसमें रबड़ का उत्पादन मुख्य रूप से किया जाता है। कारखाने बड़े होते हैं और बड़े कारखाने में ही बागान, कार्यालय, माल तैयार करने के कारखाने, श्रमिकों के आवास एक साथ होते हैं। इस प्रकार के जो प्रदेश हैं वहाँ उत्पादन करने वाली जो श्रमिकों की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं उसमें उत्पादित की जाने वाली फसलों के लिए अधिक श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, और इस प्रकार का जो उत्पादन होता है वो तो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है और इसका निर्यात है वो मुख्य रूप से शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इसका निर्यात किया जाता है। फसलों में एक विशेष रूप से एक या दो फसलों का ही उत्पादन किया जाता है,
और इस प्रकार की कृषि के लिए अच्छे परिवहन साधन की आवश्यकता होती है। बागायती कृषि के लिए आवश्यक तत्व है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं वो मुख्य रूप से बागायती कृषि की आवश्यकता होती है। इससे पहले विशेषता में इन तत्वों के बारे में मैंने बता दिया है। एक बार फिर से अपन बागायती जो कृषि है उसके लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं वो मुख्य रूप से बागायती कृषि के लिए आवश्यक है, तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। उसमें पहला आपका है सस्ती एवं उपजाऊ भूमि। जो बागायती कृषि है, बागायती कृषि के लिए मैंने आपको बताया कि विस्तृत बागान होगा तो उसमें जमीन की अधिक आवश्यकता पड़ती है। तो जमीन होनी चाहिए वो सस्ती होनी चाहिए और काफी मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए। एक क्षेत्र में एक ही फसल का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस प्रकार की बागायती कृषि के लिए सस्ती एवं उपजाऊ भूमि की आवश्यकता होती है। दूसरे सस्ते एवं कुशल श्रमिक। सस्ते एवं कुशल कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें आपको बताया था मैंने कि इस प्रकार की कृषि है उसमें पूरा कार्य है वो फसल बोने से और काटने तक पूरा प्रोसेस है, तैयार माल तक का जितने भी हर मौसम में किया जाता है। तो उसमें माल को तैयार किया जाता है और फिर विदेशों में निर्यात कर दिया जाता है। पूरा कार्य है फसल बोने से लेकर काटना और माल पूरा तैयार करना। पूरा कार्य कारखाने होते हैं, कारखानों में होता है तो उसके लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की बागायती कृषि में विशेष तौर से जो फसलों का विशिष्टीकरण पाया जाता है तो इस प्रकार के जो कृषि है उसमें कुशल श्रमिकों की और श्रमिकों की संख्या अधिक होनी चाहिए और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। एक ही फसल है उसका विशिष्टीकरण पाया जाता है, इसलिए क्या है कि पूरे जो बागान होते हैं बागानों में ही मशीनें लगी होती है, कारखाने लगे होते हैं, श्रमिकों के आवास भी वहीं होते हैं और श्रमिकों की अधिक संख्या की आवश्यकता पड़ती है। जैसे चाय है, आपका कॉफी के बागान है, गन्ना है, तो इस प्रकार की जो फसलें होती है उसमें अधिक श्रमिकों की व कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, इसमें आवश्यक तत्वों में विशाल पूंजी की आवश्यकता होती है। विशाल काफी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता। इस प्रकार की कृषि में चूंकि पूरा कार्य होता है वो हर मौसमी किया जाता है, उत्तम प्रकार के बीजों की आवश्यकता होती है, पौधों की आवश्यकता होती है, मशीनों की आवश्यकता होती है, इसलिए पूरे ही कार्य होते हैं वो बागानों में तैयार किया जाता है। माल को सस्ते श्रमिकों के और क्या है आपके विभिन्न प्रकार के परिवहन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, मशीनों की आवश्यकता पड़ती है, कारखानों की आवश्यकता पड़ती है और श्रमिकों के आवास की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इस प्रकार की जो कृषि है उसमें विशाल पूंजी की अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। तो पूंजी अधिक आवश्यकता पड़ती है, कुशल श्रमिकों की और सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है, सस्ती भूमि और उपजाऊ भूमि की आवश्यकता पड़ती है। चौथा इसमें पॉइंट है परिवहन के सस्ते और समुचित साधन। परिवहन के सस्ते एवं समुचित साधन। तो परिवहन इसमें उन्हीं फसलों का उत्पादन किया जाता है जिनको निर्यात किया जा सके। दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, दूसरे स्थानों पर निर्यात करते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ये फसल होती है और उसको शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में तैयार किया जाता है। माल को भेजा जाता है और पूरा माल है वो ऐसे कारखानों में तैयार किया जाता है जो परिवहन से जुड़े हैं, क्योंकि कुछ सामान ऐसा होता है जो खराब हो जाता है। तो बड़े बड़े बागानों में भी परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे रबड़ है, काफी बड़ा विशाल क्षेत्र है तो उसमें रबड़ के दूध को कारखाने तक लाना और कारखाने से तैयार माल है उसको बाजार तक पहुंचाना। इसलिए इस प्रकार के जितने भी बागान होते हैं वो परिवहन साधन से जुड़े होते हैं। तैयार माल होता है उसको जल्दी से मार्केट में जाना पड़ता है और आसपास के बागानों से माल कच्चा माल उसको इकट्ठा करके उसको कारखाने तक लाना होता है
तो पूरा काम होता है वो परिवहन की सहायता से होता है। इसलिए इस प्रकार की कृषि में सस्ते एवं समुचित साधनों की, परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट तत्व है ये भी, परिवहन के साधन भी, परिवहन के समुचित साधन होने चाहिए, क्योंकि पूरा जो इस प्रकार की कृषि है उसमें कच्चा माल है और कच्चे माल के साथ साथ में उनको इकट्ठा करना और तैयार माल है, प्रोसेसिंग होती है पूरी। वो फार्म हाउस में रहते हैं, फार्म हाउस में विभिन्न प्रकार के कार्यालय होते हैं, कारखाने लगे होते हैं और कारखाने और तैयार माल किया जाता है और तैयार माल को परिवहन निर्यात किया जाता है। निर्यात के लिए क्या चाहिए? उचित और सस्ते परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार की कृषि के लिए समुचित प्रकार के सस्ते और समुचित साधनों की आवश्यकता होती है, परिवहन के साधनों की आवश्यकता होती है। तो पांचवा है बागानों पर समुचित सुविधा उपलब्ध हो। जो बागान है, कृषि बागान है, उसमें उत्तम प्रकार की सुविधा का विकास होना चाहिए, उत्तम सुविधा का उपलब्ध होनी चाहिए। बागान में ही कारखाने लगे होने चाहिए, बागान में क्या है कि विभिन्न प्रकार के कार्यालय होने चाहिए, श्रमिकों के लिए आवास होने चाहिए, सभी प्रकार की क्या है सड़क से, परिवहन से जुड़ा होना चाहिए। तो पूरी बागानों पर सभी प्रकार की सुविधाओं का विकास होना चाहिए, सुविधाएं व्यवस्थित होनी चाहिए, उत्तम प्रकार की जो सुविधा है उनका विकास होना चाहिए। तो बागानों पर ही उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए, उत्तम प्रकार की सुविधाओं का विकास होना चाहिए। तो ये पूरे कारक हैं जो बागायती कृषि के लिए आवश्यक है। इसके बाद में इस छोट में आपको ये बताता हूँ कि बागायती कृषि है उसका विकास कहाँ होता है और वर्तमान उत्पादन कहाँ होता है। तो एक छोटी सी हिस्ट्री है बागायती कृषि की। तो बागायती कृषि का आरंभ है ये 18वीं शताब्दी में हो गया था। बागायती कृषि का आरंभ है ये 18वीं शताब्दी। बागायती कृषि का जो आरंभ है ये 18वीं शताब्दी में ही हो गया था। इसकी आवश्यकता यूरोपीय लोगों को थी। इसकी आवश्यकता किसको थी? इसकी आवश्यकता मुख्य रूप से यूरोपीय लोगों को थी। यूरोपीय लोगों को इसकी आवश्यकता थी क्योंकि ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में है, निवास करते हैं। इसलिए क्या है कि जो बागायती कृषि की आवश्यकता है ये यूरोपीय लोगों को महसूस हुई। उन्होंने अपने उपनिवेश उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में बना रखे थे। उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति का युग था, जिसके फलस्वरूप मशीनों का उपयोग और उद्योग धंधों का विस्तार हो रहा था। इन उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी। इसलिए बागायती कृषि की मूल स्थापना और विस्तार एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में हुआ। आज भी इस प्रकार की कृषि है ये इंडोनेशिया है, मलेशिया है, भारत है, श्रीलंका है, पूर्वी ब्राजील है, मध्य अमेरिका है, पश्चिम द्वीप समूह है में पाई जाती है। तो बागायती कृषि है ये मूल रूप से तो इसका विकास है, बागायती कृषि का आरंभ है ये 18वीं शताब्दी में ही हो गया था। इसकी मूल आवश्यकता है वो अनुभव की गई यूरोपीय लोगों को। उन्होंने अपने इन यूरोपीय लोगों ने अपने जो उपनिवेश हैं, ये उपनिवेश कहाँ थे? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में थे। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इन उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उन्होंने क्या किया? बागायती कृषि शुरू कर दी। इसी समय क्या है यूरोप में औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति के कारण से औद्योगिक क्रांति हुई, मशीनों का विकास हो गया था, मशीनों को कच्चे माल की आवश्यकता पड़ गई थी, उद्योग धंधों का विकास और विस्तार हो रहा था। तो इसी समय क्या है औद्योगिक क्रांति के कारण से, औद्योगिक क्रांति के कारण से इसी समय मशीनों का उपयोग और उद्योगों का विस्तार,
मशीनों का उपयोग और उद्योगों का विस्तार हो रहा था। इसके लिए क्या चाहिए था? उद्योगों के लिए कच्चा माल, और कच्चा माल कहां से आया? कच्चा माल आया उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि से, यहां से। इस प्रकार से बागाती कृषि का आरंभ 18वीं शताब्दी में हो गया था। इसकी आवश्यकता यूरोपीय लोगों को थी। उन्होंने अपने उपनिवेश उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बना रखे थे और उस समय यूरोप में औद्योगिक क्रांति का युग था। इसके फलस्वरूप मशीनीकरण है, उद्योग है और उद्योग धंधों का विस्तार हो गया था। इसके लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी जो उष्णकटिबंधीय प्रदेशों से देशों से प्राप्त हो सकती थी। इसलिए बागाती कृषि की स्थापना और विस्तार है ये क्या किया गया? एशिया में, अफ्रीका में और लैटिन अमेरिका में इसका विस्तार किया गया। इसका विस्तार प्रारंभ हो गया, विस्तार किया गया। वर्तमान समय में भी जो मुख्य रूप से इंडोनेशिया है, मलेशिया है, श्रीलंका है, भारत है और विभिन्न जो पूर्वी ब्राजील आपातट है, पेरू है, मध्य अमेरिका है, लैटिन अमेरिका है, इन पश्चिम द्वीप समूह है, इनमें वर्तमान समय में भी इस प्रकार की कृषि है, ये मुख्य स्थान रखती है बागाती कृषि। अब अपन बागाती कृषि की मुख्य फसलें हैं जो उत्पादित होती है, किस किस देश में होती है, कौन कौन सी फसलें होती हैं। तो जैसे गन्ना है, गन्ना मुख्य रूप से क्यूबा में, ये बताया था क्यूबा में है। इसके अलावा ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिलीपाइंस, इसमें भी मुख्य रूप से है ये गन्ने का उत्पादन किया जाता है। उष्णकटिबंधीय फसल है, मुख्य रूप से ये है क्यूबा में, गन्ना है क्यूबा में है, ब्राजील। कोको है, ये गन्ना है, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट, ब्राजील। कोको है, अब मुख्य रूप से इसका क्या है? बागाती कृषि है। उत्पादन कोको का है, गन्ना देश का नाम है, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट और ब्राजील, पूर्वी जो अफ्रीका है उसमें। इसी प्रकार से जो केला है, इक्वेडोर, कोस्टिका, पनामा, इन क्षेत्रों में केले का उत्पादन होता है। प्राकृतिक रबड़ है, ये ब्राजील, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, इसमें मुख्य रूप से प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन किया जाता है। कॉफी का ब्राजील, कोलंबिया, युगांडा, अंगोला, भारत और भारत में कर्नाटक, कर्नाटक में कुर्ग जिला है, उसमें मुख्य रूप से इस बागाती कृषि है, इसमें कॉफी का उत्पादन किया जाता है। चाय का उत्पादन है, इसमें भारत, श्रीलंका, जापान, इसमें बड़ी मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है बागाती कृषि। उम्मीद है आपको ये ट्रॉपिकल प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, उष्णकटिबंधीय बागाती कृषि है, ये कहाँ की जाती है, इसकी क्या विशेषता होती है, इसके कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है, इसका विकास कहाँ हुआ और किस लोगों की जरूरतों को पूरा किया करती है ये कृषि, ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा। आपने ये टॉपिक सुना, देखा, आप लोगों ने इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।